हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली एस के टारगेट प्रीलिम 2021 में। करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। आप इन वीडियोस की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। आप ओनली एस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली एस नथिंग एल्स के नाम से। वहाँ पे आपको यूपीएससी स्टेट पीसी से रिलेटेड रिक्विजिट मटीरियल एंड गाइडेंस वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। पहला हमारा आज का सवाल शुरू करते हैं। इसमें बोला गया है कि ग्लव पपेट कौन से होते हैं। देखो, ग्लव पपेट्स यानी कि इसमें बोला है कि दस्ताना जो कठपुतली है वो कौन सी होती है। तो अपने को चार स्टेटमेंट दी है: पावाकुथु, रोड पपेट्स, यमपुरी एंड रावण छाया। देखो, अगर हम रावण छाया के बारे में देखते हैं तो इसको रावण अलग से आप नाम कर लीजिए एंड छाया क्या होता है? छाया इज ए शैडो, जो परछाई होती है उसको हम छाया बोलते हैं। तो रावण छाया जो है वो एक टाइप का ग्लव पपेट या दस्ताना वाला कठपुतली नहीं है। चौथा हमारा स्टेटमेंट अगर गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है। बात बचती है पावाकुथु, रोड पपेट्स एंड यमपुरी की। ये तो पावाकुथु, रोड पपेट्स, यमपुरी, ये तीनों के तीनों ही जो है वो ग्लव पपेट्स हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है क्योंकि अगर आपको पता होगा तभी आप कर सकते हो। इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करने की संभावना सिर्फ ये रहती है कि जो रोड पपेट्स होते हैं वो एक टाइप का ग्लव पपेट्स ही होता है। ठीक है, आगे हम इसको देखेंगे थोड़ा सा कि ग्लव पपेट्स क्या होते हैं, रोड पपेट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप पहले देख सकते हैं कि पावाकुथु, रोड पपेट एंड यमपुरी ये सारे के सारे ही जो है वो ग्लव पपेट है एंड रावण छाया जो है वो शैडो पपेट का एक टाइप है। यहाँ आप हिंदी में देखो ग्लव पपेट्स क्या होते हैं। ये जैसे आप एक आदमी देख रहे हो राइट साइड के अंदर, तो इसने क्या किया हुआ है, इस व्यक्ति ने अपने हाथ में ये कठपुतली जो है वो रखी हुई है। तो जैसे हम ग्लव्स पहनते हैं अपने हाथों में, वैसे ही क्या करते हैं, इन कठपुतलियों को, इन पपेट्स को अपने हाथों में पहन लेते हैं और फिर उससे जो अपनी कलाकारी है वो दिखाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो फोटो आप देख रहे हो ये पावाकुथु है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम ग्लव पपेट्स के नाम से बोलते हैं। कई बार स्ट्रिंग पपेट्स भी होती हैं जिसमें रस्सियों के सहारे, धागे के सहारे जो है वो करतब दिखाया जाता है कठपुतलियों का या पपेट्स का। अब आप ये जो देखेंगे ये बिहार वाली कठपुतली है हमारी यमपुरी। इसमें क्या होता है कि ग्लव्स की बजाय इसमें लकड़ियों का प्रयोग करते हैं, रोड का प्रयोग करते हैं। देखो ये तो जो है ना बहुत छोटी सी है, इसकी साइज़ तो लगभग 1 फीट 2 फुट होगी। लेकिन जब हम थोड़ी बड़ी पपेट्स बना लेते हैं 3 फीट 4 फीट, तो उसको फिर हम ग्लव्स में नहीं बना सकते हैं। फिर हमें या तो कोई डंडा चाहिए होता है, कोई रॉड, कोई पतली स्टिक, छड़ी, इस टाइप से हमें चाहिए होती है। तो रोड जो पपेट होती है वो भी एक टाइप का ग्लव पपेट ही होती है। और यहाँ पे ये रावण छाया है। रावण छाया जो है वो उड़ीसा में होती है, उड़ीसा यानी कि ओडिशा में होती है। इसमें पर्दा लगा दिया जाता है, पीछे कर्टन होता है और लाइट जल रही होती है और साथ साथ में ये छाया मतलब ये शेडो जो है वो परफॉर्म, ऐसा लगता है कि जो शेडो है या छाया जो है वो परफॉर्मेंस दे रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं। इन 4 स्टेटमेंट में 4 अलग अलग व्यक्तियों के 4 फेमस पर्सनालिटीज़ के नाम दिए हुए हैं और उनसे रिलेटेड अपने को स्टेटमेंट में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। देखो क्या बोला है, इसमें बोला है कि वो एक इंडियन स्कॉलर थे, वो एजुकेशनल रिफॉर्मर थे, पॉलिटिशियन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो 4 बार अध्यक्ष रहे, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के भी वो फाउंडर रहे और उनको महामाना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो एक तो क्या होता है कि शुरुआत में अगर हम इसको देखेंगे, एजुकेशनल रिफॉर्मर थे, पॉलिटिशियन थे, 4 बार कांग्रेस के रहे प्रेसिडेंट, तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि चित्तरंजन दास भी जो है वो कांग्रेस के चेयरमैन रहे थे, इस तरीके से पंडित मदन मोहन मालवीय भी रहे थे। लेकिन जैसे ही हम ये वर्ड पढ़ते हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा, तो हमारा ध्यान जो सीधा है वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर जाते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को अभी भारत रत्न भी जो है वो दिया गया था। ठीक है, और फिर इनको जो है वो इनका निकनेम महामाना के नाम से भी जाना जाता है, पंडित मदन मोहन मालवीय। और जब से बीजेपी सरकार आई है, भारतीय जो जनता पार्टी की सरकार आई है, उनके 3 फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं।
अखिल भारतीय हिंदू महासभा की इन्होंने स्थापना करने में इनका बड़ा योगदान रहा। BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस वाराणसी को एस्टेब्लिश करने में इनका बड़ा योगदान रहा। और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी RTC यानी कि गोल मेज के जो सम्मेलन हुए थे उसमें भी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हिस्सा लिया था गांधी जी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है वो गवर्नर से रिलेटेड दिया हुआ है, राज्यपाल से रिलेटेड दिया हुआ है। 2 हमें स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है। और ये जो राज्यपाल वाला जो क्वेश्चन है वो रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि जो राजीव गांधी जी का जिन्होंने असैसिनेशन किया था, हत्या जो किया था, A पेरीवलन और वो एक दो जो लोग हैं वो अभी डेथ रो पे हैं जिनको फांसी की सज़ा मिलनी है। लेकिन बार बार यही आ रहा है कि क्या जो राज्यपाल है वो फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल सकते हैं, इस तरीके से हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं। देखो पहले में क्या बोला है कि गवर्नर समन कर सकते हैं हाउस को अपने डिस्क्रिशन के बेसिस पे जब चीफ मिनिस्टर जो है या तो वो मेजोरिटी खो चुका है या नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट पास हो चुका है। देखो जनरली क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर को रिकमेंड करते हैं कि सर ये अब आप हाउस को समन कर लीजिए, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो मेजोरिटी अपनी खो देता है और उसके अगेंस्ट जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन भी जो है पास हो जाता है। ऐसी कंडीशन में गवर्नर के ऊपर ये मतलब कोई ऐसी पाबंदी नहीं रहती है कि भाई अपने को मतलब चीफ मिनिस्टर की बात माननी है या नहीं माननी है, ठीक है। दूसरे में देखो क्या दिया है कि जो गवर्नर के डिस्क्रिशनरी जो पावर्स हैं वो जुडिशियल रिव्यू के अधीन नहीं हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। देखो 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है, उसमें बोला है कि गवर्नर के जो पावर्स हैं वो लिमिटेड हैं और वो अंडर द जुडिशियल रिव्यूज़ हैं। तो पहला अपना बिल्कुल सही है और दूसरा अपना जो है बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला अपना सही हो गया, गवर्नर जो है वो समन कर सकता है विदाउट इवन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर व्हेन चीफ मिनिस्टर हैज़ नो मेजोरिटी इन दी हाउस असेंबली, ठीक है। और दूसरा अपना गलत हो ही गया क्योंकि जो है वो यहाँ पे जब डिस्क्रिशनरी जो पावर्स होते हैं, जो विवेकाधिकार जो होते हैं इनके गवर्नर के महामहिम राज्यपाल के, तो ऐसी कंडीशन में उनको जुडिशियल रिव्यू जो न्यायिक जो प्रक्रिया है उसके अधीन हम इसको ला सकते हैं। यहाँ आप हिंदी में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है वो इनर लाइन परमिट से रिलेटेड दिया हुआ है। अपने को 2 स्टेटमेंट दिए हैं। देखो जब से CAA कानून आया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, तब से ये इनर लाइन परमिट जो है वो भी बहुत चर्चा में है। तो अपने को 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि ये एक ऐसा ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो कि कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट रिलीज करती है सिटीजन्स के लिए एज वेल एज द नॉन सिटीजन्स के लिए इनटू ए प्रोटेक्टेड एरिया फॉर ए लिमिटेड पीरियड, ठीक है। और दूसरा बोला ये अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ बस सिर्फ यहाँ पे आप वर्ड देखो ओनली अरुणाचल, यहाँ पे ओनली अरुणाचल, नागालैंड एंड मिजोरम, सिर्फ यहाँ ही एप्लीकेबल होता है। अपने को करंट पूछा है। देखो जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहाँ पे ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा है, उनका अपना एक अलग से कल्चर है, उनका अपना लाइफ स्टाइल है। तो अंग्रेज़ों के टाइम से ये बात होती थी कि भाई इनका जो लाइफ स्टाइल है और इनका जो जीवन जीने का तरीका है वो हम सबसे अलग है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बाहरी लोग जो है वो इंटरफेयर करें इनकी लाइफ में, इसीलिए ये इनर लाइन परमिट सिस्टम जो है बनाया गया था। अब देखो ये नॉन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल जो है वो नहीं है, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है। मान लो कि आप दिल्ली में रहते हो और आपको दिल्ली से मणिपुर जाना है, तब हम है तो इंडिया के बट हमें मणिपुर जाना है, हमें ट्राइबल एरिया में जाना है, तो वहाँ हमें पहले SP ऑफिस में जो है वो अप्लाई करना पड़ता है, कंसर्न जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ के थ्रू, और फिर वहाँ से SP ऑफिस से रिलीज़ होता है कि आपको कितने देर के लिए जाना है, 24 घंटे, 48 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इस तरीके से। और नॉन सिटीजन मान लीजिए कि कोई आदमी US से आता है, उसे यहाँ पे जाना है, मणिपुर साइड में जाना है, तो उसके लिए एक अलग से परमिट होता है, ना कि उसके लिए ILP एप्लीकेबल होता है। पहला गलत है एंड दूसरा भी गलत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम यहाँ के लिए एप्लीकेबल होता है। तो कौन सा सही हो गया? D हो गया, नाइदर 1 नॉर 2। तो यहाँ पे आप इसे देख पाओगे। और हिंदी में आप यहाँ पे बाकी अरुणाचल के अंदर एप्लीकेबल है, असम के अंदर भी कुछ जो बोडो टेरिटोरियल एरिया है, मेघालय में शिलोंग छोड़ के बाकी जगह एप्लीकेबल है, त्रिपुरा में एप्लीकेबल है, मिजोरम में भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे 6 स्टेट के अंदर एप्लीकेबल है। मिजोरम को छोड़ के मेघालय, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया हुआ है नामघर के बारे में दिया हुआ है। नामघर जब आप जो अपनी न्यू NCERTs है हिस्ट्री की उसमें पढ़ते हैं नामघर हम, तो नामघर में बोला है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, मतलब यहाँ पे पूजा के स्थान हैं, जो कि एकाशरणा जो सेक्ट है, एक शरण, देखो एकाशरणा क्या होता है? एक शरण,
शरण मतलब होता है हम किसी के मतलब शरण में जा रहे हैं। शरण मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि हम उनके प्रोटेक्शन में जा रहे हैं। तो एक शरण का मतलब होता है हम उसी एक ही व्यक्ति की शरण में जा रहे हैं। तो ये हिंदुइज्म का एक सेक्ट है। और दूसरा इसमें दिया है कि ये नामगर जो असम में फैले हुए हैं, वैष्णवाइट जो सेंट हैं माधव देवाचार्य और शंकर देवा, इन्होंने बनाया। तो एकाशरणा जो सेक्ट है वो भगवान कृष्ण से रिलेटेड है। और नामघर में क्या होता है, भगवान के नाम की पूजा की जाती है, मतलब बार बार भगवान का नाम का स्मरण हम लोग जो है वो करते हैं। तो पहला अपना बिल्कुल सही है। और दूसरा बिल्कुल सही है, असम के अंदर जो वैष्णवाइट संत हैं। अब वैष्णवाई संत में क्या हो गया, वैष्णव जो संप्रदाय है, वैष्णव जो सेक्ट है, उसमें भगवान कृष्ण की भी पूजा होती है। तो शंकर देवा, माधव देवाचार्य, ये सब जो हैं वो इन्होंने बहुत सारे नामघर जो है वो एस्टेब्लिश किए हैं असम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया अपना। दोनों करेक्ट हो गया, पहला भी हमारा जो करेक्ट है एंड दूसरा जो है हमारा करेक्ट है। देखो ये नामघर टाइप से जो है ये हमें सूफ़ी में भी मिल जाता है। जो सूफ़ी है, इस्लाम में ही जो सूफ़ी है उसमें भी होता है कि बार बार नाम का जिक्र किया जाता है। और अगर हम सिख समुदाय की बात करेंगे तो सिख समुदाय में भी कीर्तन, नाम जपना, शबद कीर्तन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें शामिल है। तो ये मतलब एक तरीके से भक्ति ट्रेडिशन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये एक चीज़ है कि बार बार जो नाम जपने की प्रक्रिया है वो भगवान को याद करने की, या जो भी जिसमें भी आप बिलीव करते हो, अल्लाह में, या कोई अगर गुरु नानक देव जी में बिलीव करता है तो उन सब में, यहाँ आप हिंदी में से देख पाओगे। और ये कुछ नामघर जो है वो कुछ इस टाइप के बने होते हैं। इन वीडियोस की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके, यहाँ पे आपको डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे PDF 48 नाम से भी सर्च कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। और ये हमारे ऑप्शंस रहे आज के। आज आपको बताना है कि ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने BHU को एस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ी भूमिका जो है वो निभाई है। और अपना प्रीवियस जो सेशन था, क्वेश्चन था, वो था कि CBI के जो डायरेक्टर हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए कमेटी होती है, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, और फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो होते हैं। उनके एब्सेंस में वो किसी और सीनियर मोस्ट जज को नॉमिनेट कर देते हैं। और फिर लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा अभी कौन है, अधीर रंजन चौधरी जी हैं कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, तो अपना आज का क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने BHU को एस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ी जो है भूमिका निभाई है। और ये जो महिला है वो फॉरेन ओरिजिन की, विदेशी महिला थी ये। आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही आप ज़रूर बताइएगा। वीडियोस को आप अपने साथी बंधुओं के साथ शेयर कर सकते हैं। ओनली ऐसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। ठीक है, डियर फ्यूचर ऑफ